बड़ी खबर अब आपको बताएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ऑस्ट्रेलिया दौरे से जुड़ी हुई राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम से मुलाकात की है। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज से मुलाकात हुई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। डिप्टी पीएम और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस से भी मुलाकात उनकी हुई है। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा स्थित संसद भवन में मुलाकात हुई है। तो ये जानकारी है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर चल रहे हैं और ऐसे में उनकी ये खास मुलाकात हुई है ऑस्ट्रेलियाई पीएम से और इसके अलावा डिप्टी पीएम से, रक्षा मंत्री से। और ये लाइव तस्वीरें भी आपको वहां से दिखा रहे हैं। जब मुलाकात के दौरान की तस्वीरें हैं, एक ग्रुप फोटोग्राफ यहां पर लिया गया, उस दौरान की आप तस्वीरें देख पाएंगे। जब रक्षा मंत्री वहां पर पहुंचे थे तो डिप्टी पीएम ने उनका स्वागत किया था, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। तो वहीं देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय ऑस्ट्रेलिया दौरा ये चल रहा है। राजनाथ सिंह सिडनी होते हुए कैनबरा पहुंचे। राजनाथ सिंह के सिडनी पहुंचने पर ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वागत किया। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑस्ट्रेलिया में अपने कार्यक्रम के तहत कैनबरा पहुंचे हैं और इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच में रक्षा और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करना है। ऑस्ट्रेलिया के सहायक रक्षा मंत्री पीटर खलील और वाइस एडमिरल जस्टिन जोन्स से भी एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया और इसके बाद कैनबरा पहुंचने पर ऑस्ट्रेलियाई संसद भवन में उनका स्वागत किया गया। रक्षा मंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा की संसद भवन में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मुलाकात की है। उसके अलावा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस से भी मुलाकात की और इस दौरे पर भारत ऑस्ट्रेलिया 3 रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर भी होने वाले हैं। और इस यात्रा के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। अब कौन से वो समझौते होंगे ये भी आपको बता देते हैं। पनडुब्बी खोज और बचाव, इसके लिए एक विशेष समझौता होगा जिस पर भारत के उप नौसेना प्रमुख और ऑस्ट्रेलिया के नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल मार्क हैमंड हस्ताक्षर करेंगे। संयुक्त स्टाफ वार्ता और इसके नियम और शर्तों का एक समझौता होगा जिस पर भारत के सीडीएस और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त अभियान प्रमुख वाइस एडमिरल जस्टिन जोन्स हस्ताक्षर करेंगे। रक्षा खुफिया जानकारी, गोपनीय जानकारी साझा करने का एक समझौता भी तैयार किया जाएगा। यानी कि दोनों देश क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों, खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र की समीक्षा करेंगे जहां वे बढ़ती चुनौतियों पर समान चिंताएं रखते हैं। यात्रा का मकसद भारत और ऑस्ट्रेलिया में रणनीतिक साझेदारी भी है जो लगातार मजबूत हो रही है। तो देखिए किस तरीके से सिडनी में राजनाथ सिंह एक व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे जिसमें दोनों देशों के उद्योग जगत के दिग्गज शामिल होंगे। तो दोनों ही दिग्गज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आगे बढ़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। अपने अपने योद्धाओं को मैदान में उतारने की फिलहाल तैयारी चल रही है। कल दिल्ली में जो बैठक हुई उसमें कांग्रेस ने करीब 40 नाम तय कर लिए हैं और माना जा रहा है कि कांग्रेस किसी भी वक्त बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार लगभग सभी पुराने विधायकों को कांग्रेस टिकट देगी। तो देखिए यहाँ पर जानकारी यह है कि जो पुराने विधायक हैं उनको यहाँ पर टिकट कांग्रेस पार्टी दे सकती है। 40 ऐसे उम्मीदवारों के नाम है जो तय कर लिए गए। सूत्रों से जानकारी मिल रही है। खबर यह भी है कि कांग्रेस ने अपने पुराने चेहरों पर भरोसा जताया है, उन्हीं को एक बार फिर से टिकट दिया जा सकता है। सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है लगभग वो भी तय हो चुका है। अब यहाँ पर ऑफिशियली अनाउंसमेंट का ऐलान कब होगा इसको लेकर इंतजार किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस ने 40 उम्मीदवारों के नाम जो हैं वो तय कर लिए हैं और पुराने चेहरों पर दाव लगाने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी जा रही है। सर्वेश सारा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर्वेश, फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि आप ये बता रहे थे कि किस तरीके से कॉन्फ्रेंस भी होनी है, उसको लेकर क्या अपडेट मिल रही है और कब तक ऑफिशियली नामों का ऐलान हो जाएगा? देखिए, कांग्रेस की तरफ से साफ हो गया है कि 40 उम्मीदवारों के नाम आज जयराम रमेश, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और अधीर रंजन चौधरी लेकर पहुंच रहे हैं लालू प्रसाद यादव के पास। और जहां तक बात की जाए लालू प्रसाद यादव के पार्टी की, तो संसदीय बोर्ड की बैठक बुला ली गई है और आरजेडी भी आज अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लेगी और लालू प्रसाद यादव को उसकी सूची सौंप दी जाएगी। आधिकारिक घोषणा लालू प्रसाद यादव करेंगे। जहां तक सूची कांग्रेस की, अगर सूची की बात करें तो 19 जो उसके सिटिंग एमएलए हैं उनको उन्होंने इस बार रिपीट करने का प्लान बनाया है। इसके अलावा जिन सीटों पर 10,000 से 5,000 वोटों से अगर कांग्रेस की हार हुई थी, उन उम्मीदवारों को भी एक बार दोबारा मौका दिया जाएगा। तो ये
तमाम जो चेहरे होंगे, इस तरीके से कांग्रेस ने अपने खाका खींचा है अपने इस बार के उम्मीदवारों को लेकर। और एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस की तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है 40 उम्मीदवारों को लेकर। हालांकि गठबंधन में अभी भी बहुत सारे पेंच हैं, मुकेश सहनी अभी भी एक मत नहीं है। और जहां तक माले की बात करें या सीपीआई की बात करें, सीपीएम की बात करें, ये तीनों दल भी अभी तक सहमत नहीं है सीट शेयरिंग को लेकर। तो उसको लेकर भी आज एक बैठक होनी है और बैठक होने के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन कमोबेश माना यही जा रहा है कि आरजेडी से तकरीबन 60 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके नामों को तय कर लिया गया, उनको चुनाव में नॉमिनेशन करने की तैयारी करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कांग्रेस ने भी अपने 40 उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर लिए हैं, उनको भी नॉमिनेशन की तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है सर्वेश, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। क्योंकि इसी बीच एक और बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई मिल रही है। बीजेपी में 1 दर्जन विधायकों के टिकट कटे, सोर्सेस के हवाले से यह खबर है। कुछ विधायक दूसरे दलों के संपर्क में थे और कुछ ऐसे विधायक जिनका प्रदर्शन खराब था। नए चेहरों को टिकट बीजेपी देगी, ये सोर्सेस के हवाले से जानकारी है। तो देखिए, बीजेपी के जो संभावित उम्मीदवार हैं उनके बारे में भी आपको अगर बता दें तो लखीसराय से बात करें विजय कुमार सिन्हा, इसके अलावा पाटेपुर से बात करें तो लखेंद्र कुमार रोशन का नाम सामने आ रहा है, जाले से बात करें तो जीवेश कुमार का नाम सामने आ रहा है, दरभंगा से बात करें तो संजय सरावगी का नाम सामने आ रहा है, सहरसा से आलोक रंजन, इसके अलावा साहिबपुर से राजू सिंह, कटिहार से तारकेश्वर प्रसाद, वारिसलीगंज से बात करें तो अरुणा देवी, ये तमाम नाम जो यहाँ पर फिलहाल सामने आ रहे हैं। सर्वेश हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ। सर्वेश, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 1 दर्जन ऐसे विधायक हैं जिनके टिकट इस बार बीजेपी काट सकती है, नए चेहरों को मौका दे सकती है, नए चेहरों पर एक बार फिर से भरोसा जताया जा सकता है बीजेपी की स्ट्रैटेजी। और दूसरी तरफ ये जो नाम कटेंगे, जिनको नहीं दिया जाएगा टिकट, इनको जो नाराजगी होगी इसको पाटने की कैसे कोशिश की जाएगी? देखिए, नाराजगी अपनी जगह पे है, लेकिन जिनके नाम काटे गए हैं उनके उसके पीछे सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो बीजेपी की बहुत बड़ी रणनीति है। बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद से ही विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई थी। तमाम जो उसके विधायक थे उनके रिपोर्ट कार्ड इकट्ठे किए जाने लगे थे, सर्वे रिपोर्ट इकट्ठे किए जाने लगे थे, वहाँ के स्थानीय लोगों से, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया गया, जिलाध्यक्षों से फीडबैक लिया गया, उसके आधार पर यह तय किया गया। इसके अलावा 72 साल से ज़्यादा के जो कैंडिडेट हैं उनके नाम काटे गए हैं। और जिन लोगों ने फ्लोर टेस्ट के दौरान नीतीश सरकार से किनारा किया था, जिन लोगों ने दूसरे पार्टियों के संपर्क में रहकर पीठ में छुरा भोंकने का काम किया था एनडीए की सरकार के, तो उन लोगों के भी नाम काटे जाने की बात। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। एक बार आपको क्योंकि फिर मुंबई लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कीर स्टारमर के बीच में ये मुलाकात अभी आपने देखा था। क्योंकि आज का दिन बहुत खास है, ये लगातार तस्वीरें मुंबई से सामने आ रही हैं। फिनटेक फेस्ट में ये दोनों ही नेता शामिल होंगे। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत 24 आपको दिखा रहा है। इन दोनों ही नेताओं की मुलाकात पर नजरें इस वक्त हर किसी की टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कीर स्टारमर, ये मुलाकात हो रही है। फिलहाल तो हालांकि बातचीत हो रही है, लेकिन इसके बाद दोनों के बीच में द्विपक्षीय बातचीत भी होनी है। दोनों देशों के बीच में व्यापार निवेश पर चर्चा होगी, तकनीक इनोवेशन पर चर्चा होगी, डिफेंस और सिक्योरिटी पर भी चर्चा होनी है, और इसके अलावा जलवायु, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा और आपसी रिश्तों पर भी चर्चा होनी है। हालांकि फिलहाल ये दोनों ही नेता जिनकी मौजूदगी यहां पर है, कुछ देर में वो तस्वीरें सामने आएगी जब फिनटेक फेस्ट में पहुंचेंगे, वहां पर प्रधानमंत्री संबोधित भी करने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं पीएम मोदी और स्टारमर की मुलाकात में कौन कौन से मुद्दे हैं, मैं तो 4 खास मुद्दे बताए जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें व्यापार और निवेश की, तो ऐसे में दोनों देशों ने क्योंकि हाल ही में एक बड़ा व्यापार समझौता किया और इस पर चर्चा होगी ताकि व्यापार को और आगे बढ़ाया जा सके, जिससे दुकानों, कारोबार, नौकरियों में और ज्यादा बढ़ोतरी हो और विकास हो सके। लेकिन लगातार ये तस्वीरें हैं एक्सक्लूसिव मुंबई से आपको हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा तकनीक इनोवेशन पर भी चर्चा होनी है, क्योंकि जो फिनटेक फेस्ट है वो दुनिया का सबसे बड़ा फेस्ट का आयोजन मुंबई में इस वक्त हो रहा है। इसमें एआई पर चर्चा होगी, क्वांटम कंप्यूटिंग पर चर्चा होगी, साइबर सिक्योरिटी पर चर्चा होगी, यानी कि जो ऑनलाइन सुरक्षा उस पर चर्चा होगी, और इस क्षेत्र में कैसे दोनों ही देश मिलकर आगे बढ़ें, काम करें, इस पर चर्चा होगी। डिफेंस और सिक्योरिटी पर चर्चा होगी, क्योंकि भारत का लक्ष्य साफ है, आतंकवाद का खात्मा करना। तो ऐसे में आतंकवाद को रोकने, खालिस्तानी गतिविधियों पर नजर रखने, आर्थिक अपराधियों को पकड़ने के लिए भी यहां पर बातचीत होगी। और देखिए, अब ये मुलाकात का दौर यहां पर आप देख पाएंगे। दोनों देशों के बीच में जो द्विपक्षीय वार्ता है वो भी अब से बस थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। फोकस है विजन 2035 पर। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी पर चर्चा की जाएगी। दोनों देश पर्यावरण को बचाने, साफ ऊर्जा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और दोस्ती बढ़ाने पर भी ध्यान देंगे।
तो देखिए, ये जो मुलाकात है ये क्यों खास है ये भी आप जरा समझ लीजिए। न्यूज़ तो आप समझ चुके हैं, व्यूज़ भी जरा आप समझ लीजिए। देखिए, रक्षा क्षेत्र है, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये वो अहम मुद्दे हैं जिन पर यहाँ पर बातचीत की जानी है। इसके अलावा FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो सबसे बड़ी डील होने वाली है भारत और ब्रिटेन के बीच में, आप समझिए किस तरीके से इसको लेकर काफी इंतजार किया गया और अब वो घड़ी आ रही है। इसी को लेकर आपने कीर स्टारमर को सुना कि वो कहते हैं कि हम बहुत एक्साइटेड हैं, ये ह्यूज डील होने जा रही है। आप देखिए, भारत ब्रिटेन विजन 2035 को भी आप जानिए किस तरीके से फोकस रहने वाला है। रक्षा क्षेत्र, जलवायु, ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग इसके जरिए बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में संबंध और दोनों देशों के बीच मजबूत होंगे। विजन 2035 दोनों देशों की साझेदारी को मजबूत करने का एक विजन है और इसके तहत अगले 10 सालों का रोड मैप भी तैयार होगा। दोनों देश अगले 10 सालों में अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे। दोनों देशों के हितों के बारे में सोचा जाएगा। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर फोकस रहेगा। इसके अलावा जलवायु जो आज बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर बातचीत होगी। ऊर्जा, आप जानते हैं बहुत बड़ा सेक्टर है, इसको लेकर बातचीत होगी। डिफेंस और सिक्योरिटी को लेकर बातचीत होगी। तकनीक और इनोवेशन को लेकर बातचीत होगी। आपसी रिश्ते दोनों देशों के कैसे मजबूत हो, इस पर पूरा फोकस रहेगा। यानी कि दोनों देशों ने हाल ही में एक बड़ा व्यापार समझौता CETA किया है और इस पर चर्चा होगी ताकि व्यापार को और बढ़ाया जा सके, जिससे दुकानों, कारोबार और नौकरियों में बढ़ोतरी हो, लोगों को ज्यादा काम मिले, ज्यादा पैसा लोगों के पास आए। तकनीक और इनोवेशन की बात करते तो फिनटेक जैसे कि डिजिटल पैसे का लेन देन हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इसके अलावा क्वांटम कंप्यूटिंग यानी कि नए तरीके के सुपरफास्ट कंप्यूटर्स की बात होगी। साइबर सिक्योरिटी को यहां पर लेकर बातचीत होगी। ऑनलाइन सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में दोनों देश मिलकर काम करेंगे। डिफेंस और सिक्योरिटी, आतंकवाद को रोकना सबसे बड़ा यहां पर एक मुद्दा रहेगा। खालिस्तानी गतिविधियों पर नजर रखने और आर्थिक अपराधों को पकड़ने के लिए बात की जाएगी। इसके अलावा आप देखिए, दोनों देश पर्यावरण को बचाने, साफ ऊर्जा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और लोगों के बीच दोस्ती बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से खास रहने वाला है। और इस बीच कानपुर ब्लास्ट को लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए आप। 28 मार्च 2023 को स्कूटी चोरी थी नीले रंग की, वो यहाँ मिली है। इसका कुछ है क्या? अब उसकी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं कि ये किसके पास थी, लेकिन पूर्ण रूप से मैं ये फिर से कहना चाह रहा हूँ कि आप CCTV फुटेज देख लीजिए। ये घटना पूरी रूप से बारूद से संबंधित है और अवैध पटाखों से संबंधित है। बाकी कुछ नहीं। ये जो स्कूटी है, चोरी की जो इसकी ये भी बताना है कि ये जो वहाँ पर मौके पे जो साक्ष्य मिले हैं, हमारी फॉरेंसिक टीम फील्ड यूनिट है, उसके द्वारा परीक्षण किया गया है। लो इंटेंसिटी का एक्सप्लोसिव मिला है, जिसमें पटाखे होने के पूरे सबूत हमारे पास हैं। इसलिए हम पुनः खंडन कर रहे हैं कि ये किसी भी प्रकार की आतंकवादी, विघटनकारी किसी भी प्रकार की घटना नहीं है। सर, जो चोरी की जो स्कूटी है, उसको जो आदमी यूज कर रहा था, वो आदमी आप लोगों ने डिटेन किया है क्या? क्या वही आदमी घायल है कि या दूसरा स्कूटी वाला घायल है? एक स्कूटी जो अश्विनी जो चोरी की स्कूटी है, जो आदमी वो चोरी की स्कूटी यूज कर रहा था, क्या आप लोगों ने उसको डिटेन किया है या दूसरी स्कूटी वाले को डिटेन किया है? ये 2 स्कूटी हैं। एक स्कूटी कनेक्ट हो चुकी है, वो इंजर्ड हैं। दूसरी स्कूटी में कौन व्यक्ति था, क्योंकि 4 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया है, तो हो सकता है किसी की हो सकती है, उस पर हम अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं। जिस दुकान पे विस्फोट हुआ है वो किस चीज की दुकानें थी? जिस दुकान के पास में विस्फोट हुआ है वो बेल्ट और बक्कल का काम करते हैं। बहुत छोटी सी दुकान है और इस दुकान का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। इनके सामने वो एक्सप्लोसिव किसी ने जो लेके जा रहे थे, संभवतः जिनकी ये स्कूटी थी, संभवतः वही लेके जा रहे हों, तो ये घटना हुई है। वे पूरी तरह से बारूद से जुड़ी हुई घटना है। सर, ये जो एक बार एक्सप्लेन कर दी, जो पुलिस कर्मी सस्पेंड हुए हैं, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। इनकी लापरवाही के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर नहीं है थाने से, इसमें थानाध्यक्ष सहित 5 पुलिस थानाध्यक्ष सहित 5 व्यक्ति जो है, 5 पुलिस अधिकारी कर्मचारी निलंबित किए गए हैं और उस क्षेत्र के जिनके क्षेत्र में ये घटना घटित हुई है
उस क्षेत्र के एसीपी साहब को भी वहां से हटा दिया गया। सर मुख्य आरोपी का नाम क्या है? सर मुख्य आरोपी का नाम क्या है? अभी परवेज जिसकी मकान है, परवेज के बेटे और एक तारिक का और नाम आ रहा है, तो परवेज के बेटे हमारे पास हैं। उनके सहित 12 लोगों को डिटेन किया गया और एक तारिक के नाम और नया आ रहा है। तारिक को भी हम लोगों को जल्दी, जिसके नाम पे शॉप जो है जिसने किराए पर ले रखे हैं, उनको भी जल्दी पकड़ा जाएगा और स्थिति और क्लियर हो जाएगी। परवेज और उसके बेटे की भूमिका क्या है जिसके लिए वो डिटेन किया गया? आपने कहा बेल्ट और बक्कल का काम करते हैं। ये हम लोग ढंग से पूछताछ करेंगे और कोई निर्दोष व्यक्ति न जाए। जो जिम्मेदार लोग हैं इस घटना से जुड़े हुए, जिन्होंने इलीगल स्टॉकिंग करी है, जो इसका फायदा उठाते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कानपुर पुलिस आयुक्त को आप सुन रहे थे और इस बात का वो जिक्र करते हैं कि इसमें कोई भी प्रकार की आतंकवादी घटना ये नहीं है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बीएसपी सुप्रीमो मायावती की, जिनकी लखनऊ में आज रैली है। करीब 1.5 साल के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मायावती दलितों में अपनी पैठ की ताकत दिखाने जा रही हैं। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि के मौके पर लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। बीएसपी संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि 9 अक्टूबर का दिन इसलिए चुना है क्योंकि समाज को उनके अधिकार दिलाने वालों की याद दिलाई जा सके। मायावती ने जहां अखिलेश यादव पर हमला बोला तो वहीं पर सीएम योगी की तारीफ की। वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। तो सवाल यही उठता है कि क्या खोया हुआ जनाधार बीएसपी को वापस मिलेगा? बीएसपी यूपी में 4 बार सत्ता में आ चुकी है, एक बार तो उसे पूर्ण बहुमत भी मिल चुकी है। बीएसपी अभी अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। यूपी विधानसभा में बीएसपी का सिर्फ एक विधायक है। लोकसभा में पार्टी के पास एक भी सांसद नहीं है। लोकसभा चुनाव में संविधान के नाम पर बीएसपी के वोट कटे। मायावती एक बार फिर पार्टी को मजबूत करने की कवायद में जुटी हुई है। लेकिन क्या इस कोशिश से जो खोया हुआ जनाधार है बीएसपी का, वो वापस आएगा, वो वापस मिलेगा? सवाल ये है।